हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में द यूनियन है, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। और मैं आज आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक डिस्कस करूंगी, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं इसके रेफरेंस में भी डिस्कस करूंगी, जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको लीगल अपडेट्स मिलती रहें। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं और बहुत सारी बातें मैं आपको स्लाइड्स के अलावा भी बताऊंगी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल कहलाता है। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और केंद्र व राज्य दोनों के स्तरों पर क्या होता है, भारत में भी ब्रिटिश संविधान की भांति ये नाम मात्र के होते हैं। कार्यपालिका की यूनियन एग्जीक्यूटिव की ओरिजिनल पावर किसके पास होती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव की मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिसकी राय के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल कार्य करता है। आप सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, संघ की कार्यपालिका के जो अधिकारी होंगे वो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को आप याद रखेंगे, जो जो बताए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन भी आपको डिस्कस करूं, जो लिखा नहीं है, आप सुनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था राष्ट्रपति की पोजीशन के बारे में, वो भी बता दूं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वो राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा, मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा और ना ही मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने, संविधान सभा ने ये कहा था। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अब सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपको याद रखना, आर्टिकल 52 में बता दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में जितनी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी। इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति है वो आयरिश संविधान से ली गई है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद में किसी भी शर्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, जो कि अंतिम है। तो आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइनें। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके इलेक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 58 में क्या लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आप याद रखेंगे। आर्टिकल 58 की बातें, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद न धारण किए हो। तो इम्पॉर्टेंट बातें याद रखेंगे कि लाभ का जो पद है वो संविधान में परिभाषित नहीं है। इसका एक जनरल मीनिंग हो सकता है कि कोई पद जिससे आर्थिक या भौतिक लाभ हो सकता है। लाभ की मात्रा कितनी भी कम या ज़्यादा हो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो लाभ के पद को डिफाइन किया गया था, जनरल मीनिंग बताई गई थी, जो मैंने बताई आपको, कोई पद जिससे आर्थिक या भौतिक लाभ हो सकता है। तो ये एक केस आया था एस ईमानदार बनाम AS अदनअप्पा, 1971 का केस है, 3 SCC 870, जहाँ पर बताया गया था। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्यों के मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें मैंने जितनी भी बताई हैं। अब कैसे इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस अब करने जा रही हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी।
तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा परोक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि संघ और विभिन्न राज्यों का रिप्रेजेंटेशन सर्टेन रहे। सबसे पहली चीज़ कि डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा नहीं हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्टली होता है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, यही करेंगे। तो राज्यों के जो उच्च सदन के सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, केवल राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई। और आर्टिकल 55 का क्लॉज 3 के अनुसार जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप याद रखेंगे जो मैं बोल रही हूँ, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 55 है, क्लॉज 3 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमी मत द्वारा होगा और जो निर्वाचन में जो सीक्रेट बैलेट द्वारा किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इलेक्शन से रिलेटेड शॉर्ट में मैंने बता दी जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब कौन कौन से लोगों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा ये भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाएगी वो किन किन चीज़ों की जाएगी वो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 75 सबसे पहले है। आर्टिकल 75 को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति किसको किसको अपॉइंट कर रहा है, मैंने बाकायदा पूरी एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि आर्टिकल 75 जिसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75 में अगर आप एक लाइन भी याद रखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और बाद में जितने भी और मंत्री होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करेगा, आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेगा। जो द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी मंत्री होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। तो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन आर्टिकल 75 की याद हो गई होगी। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आर्टिकल 76, तो आर्टिकल 76 में क्या दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो एक लाइन में अगर याद रखना हो तो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो महान्यायाधीश का कर्तव्य क्या होगा कि भारत सरकार के विधि संबंधी सभी विषयों पर वो सलाह देगा और राष्ट्रपति को भी सलाह देता रहेगा। महान्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का पालन भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो इम्पॉर्टेंट लाइनें आपको याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है और इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। देखिए, आप आर्टिकल्स याद रखेंगे और हेडिंग याद रखेंगे, जो क्वेश्चंस इन्हीं पे डायरेक्टली बनते हैं। जो मुख्य चुनाव आयोग होगा उसका भी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 324 में बताया गया है, वो भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बातें आप सारी याद रखेंगे एक एक लाइन में। जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। और कुछ आर्टिकल्स आप इम्पॉर्टेंट और भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से और से आर्टिकल्स हैं जिनके द्वारा जो प्रेसिडेंट क्या करता है, जिनका अपॉइंटमेंट केवल प्रेसिडेंट ही करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे 316 आर्टिकल 316 में क्या दिया है। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में आर्टिकल 316, तो अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन और ए ज्वाइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 316 में मैंने क्या बताया आपको कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति करेंगे, और अगर राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी। एससी और एसटी के लिए विशेष अधिकारी का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर्टिकल 344 भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर भी आर्टिकल 155 में पूरा दिया गया है प्रोविज़न, गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 350 भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। मैंने जितने भी आर्टिकल्स आपको शॉर्ट्स में बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। तो द प्रेसिडेंट हु वुड नॉट बी किंग, तो ये मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जी की डेफिनेशन में। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मैंने स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी हुई है कि आर्टिकल 75 में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 77 में बताया गया है कि भारत सरकार के व्यवसाय को निर्दिष्ट करने वाले नियम और तरीके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कुछ और भी याद रखेंगे कि कैसे आर्टिकल 77 में क्या दिया हुआ है, ये भी मैं आपको कुछ लाइनों में डिस्कस कर दूंगी ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ जाएं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले भारत सरकार के कार्यों का संचालन आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम से ही किए गए निष्पादित आदेश और जितने भी अनलिखित होंगे वो उन्हें सर्टिफाइड प्रेसिडेंट ही करेगा। ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। आर्टिकल 244 किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन सत्ता उसी के पास है। तो आर्टिकल आप याद रख रहे हैं 244 मैंने लिखा भी हुआ है हिंदी इंग्लिश में कि कैन डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब एरिया पावर लाइज विद हिम। तो आर्टिकल 263 केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय निगम जनहित को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 263 भी इम्पॉर्टेंट है, आप आर्टिकल 263 भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 263 में पूरा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। देखिए, जितने भी आर्टिकल्स आपको डिस्कस किए जा रहे हैं वो जुडिशरी पर्पस से डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट लाइनें आप एक एक दो दो लाइन में अगर याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से ब्रेक कर पाएंगे। इसको अब मैं आपको ज़्यादा भी डिटेल में भी बता देती हूँ कि आप क्या क्या याद रखेंगे। तो देखिए, प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, यदि किसी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिसे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाए उसकी जांच करने और सलाह देने के लिए कुछ या सभी राज्यों के या संघ के या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने के लिए। तो इंटर स्टेट काउंसिल का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो उचित लगता है उस तरीके से वो अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल 239 भी मैं आपको डिस्कस कर दूं कि आर्टिकल 239 में क्या दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी बाय हिम और बाय एन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम। तो आर्टिकल 239 भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखेंगे कि आर्टिकल 239 में क्या दिया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब यूटी का मतलब अगर आप शॉर्ट में नहीं समझ पा रहे, मैंने शॉर्ट में नाम लिखा हो तो मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। आर्टिकल 239 किससे डील कर रहा है आप याद रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। तो यहाँ पर एक लाइन में कि एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विथ सच डेजिग्नेशन एज ही में स्पेसिफाई। तो सबसे पहली चीज़, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह अपने द्वारा क्या करेगा, जो भी विनिर्दिष्ट नियुक्त किया गया प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक
करेगा जितना वो ठीक समझता है। तो यूनियन टेरिटरीज़ के जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 239 में। और आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC। तो SC ST और OBC की स्थिति के जांच के लिए आयोग को अपॉइंट कर सकता है आर्टिकल 340 में। तो सारी इंपॉर्टेंट लाइनें आप याद रखेंगे, कौन कौन सी आर्टिकल्स मैंने आपको डिस्कस किए वो सारे के सारे आप आर्टिकल्स याद रखेंगे। इससे पहले अब मैं आपको वीटो पावर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि वीटो पावर प्रेसिडेंट की क्या होती है। तो इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वीटो, तो इट इज़ एक्सरसाइज्ड व्हेन बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एन MP हु इज़ नॉट मिनिस्टर, that is when it is private member bill. When cabinet resign after passage of bill and before assent of bill, then new cabinet can advise the president not to give us into bill. तो पूर्ण वीटो इसका प्रयोग तब किया जाता है ऐसे संसद द्वारा पेश किए गए बिल हैं जो मंत्री नहीं हैं, तब ये निजी सदस्य बिल है। जब कैबिनेट बिल पास होने के बाद और बिल पास होने से पहले इस्तीफ़ा दे देता है तो नया कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि वो हमें बिल ना दे। तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। सस्पेंसिव वीटो क्या है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट इट विद सिंपल मेजोरिटी, देन प्रेसिडेंट इज ओब्लाइज्ड टू असेंट द बिल। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि सस्पेंसिव वीटो क्या है। तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब वो संसद को पुनर्विचार के लिए बिल लौटाते हैं। यदि विधेयक को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अब आइए थर्ड वीटो के बारे में पढ़ें, पॉकेट वीटो। और इस वीटो पावर में अध्यक्ष न तो निर्माण को सुधारते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं, बल्कि बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं। संविधान संशोधक विधेयक में किसी वीटो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नो वीटो इज़ एक्सरसाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आप ध्यान रखेंगे कि वीटो का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में यूज़ नहीं किया गया है। मैंने अभी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताई प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको याद रखनी है। मैं कुछ लाइनें जो स्लाइड्स में नहीं हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ जाएँ। एक केस आया था राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य का, टाइमिंग थी AIR 1955 SC 549। क्योंकि स्लाइड्स में नहीं है आप आराम से इसको सुन लेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। जो वास्तविक एग्जीक्यूटिव पावर है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये किस केस में कहा गया, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। और इसी तरीके का जो डिसीजन सिमिलर मिलता जुलता था एक और केस में आया था, उसको भी आप याद रखेंगे, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में। तो ये AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 2192 में भी इसी तरीके का डिसीजन दिया गया था। एक कोटेशन जुडिशरी में कई बार आया है जो डॉक्टर A ग्लेड हिल ने कहा था, आप वो भी याद रखेंगे। फिर से मैं नाम बोल दे रही हूँ, डॉक्टर A ग्लेड हिल। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है। इस प्रकार की जो आशंका अभिव्यक्त की थी वो डॉक्टर A ग्लेड हिल ने की थी। आप याद रखेंगे नाम, डॉक्टर A ग्लेड हिल इस तरीके का कर रहे हैं कि भारतीय जो राष्ट्रपति है वो एक निरंकुश शासक बन सकता है और ये उनको आशंका थी। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई, तो राष्ट्रपति का जो समान कार्यकाल होता है लगभग 5 साल का कार्यकाल होता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन है। श्री रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे प्रेसिडेंट इस समय इंडिया के। और सबसे पहली चीज़ भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार मैं आपको एक लिस्ट भी छोटी सी याद कराना चाहूँगी कि अभी तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री V गिरी कार्यकारिणी थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह कार्यकारी, श्री V गिरी, श्री फरुखुद्दीन अली अहमद, श्री B.D जती कार्यकारिणी, श्री N संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, श्री R वेंकट रमन, डॉक्टर S.G शर्मा,
श्री KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो 2002 से 25 जुलाई 2007 तक अपॉइंट रहे थे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी और प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद। तो 2017 में एक और भी चेंजेस हुआ है कि राष्ट्रपति की सैलरी इंक्रीज़ की गई है। आप याद रखेंगे इस समय राष्ट्रपति को जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए प्रति माह दी जा रही है। कोविड-19 के कारण 30% डिडक्शन किया जा रहा है। और जो राष्ट्रपति की सैलरी है वो किससे दी जाती है, आप ध्यान रखेंगे, समकेतिक निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। समकेतिक निधि से दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सैलरी में भी चेंजेस हुए, सैलरी बहुत इंक्रीज़ की गई, लगभग 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दी गई है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत की स्थिति और बाहर की स्थिति में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति में बहुत अंतर है। मैं कुछ चीज़ें आपको स्लाइड्स में नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं कि जो अमेरिका है और भारत के राष्ट्रपति है उनके चुनाव की जो प्रणाली होती है वो डिफरेंट होती है। जो अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से भाग लेती है और यहाँ पर मैंने बताया था कि इनडायरेक्टली है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख है और शासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह है, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। इम्पॉर्टेंट बातें मैंने भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति में आपको अंतर बताया। अमेरिका और भारत के राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाने की प्रणाली भी एकदम समान नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमेरिका के राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो अपने मंत्रियों में से किसी को किसी भी समय निकाल सकता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तव में तब तक प्रधानमंत्री को नहीं निकाल सकता जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है और वो अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्रियों की राय से ही निकाल सकता है। तो ये अंतर है। और भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के सम्राट की स्थिति में भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। जो इंग्लैंड के सम्राट का जो पद है आनुवंशिक है, हेरिडिटी के आधार पर होता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, इलेक्ट होता है। राष्ट्रपति केवल 5 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में, और जो इंग्लैंड का सम्राट है वो जीवन पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है। राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा अपने कार्यकाल में भी पद से हटाया जा सकता है। इंग्लैंड में सम्राट के मामले में महाभियोग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बहुत सारी स्लाइड में जो बातें नहीं हैं वो डिस्कस की, जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप और प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको और नई